तो यहाँ पे हमने 2006 का जो डिप्रिसिएशन था वो हमने कैलकुलेट किया कि 4000 जो नेट बुक वैल्यू है उससे आपने प्रीवियस ईयर का डिप्रिसिएशन अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करना है. यू विल गेट 3000 एंड देन you have to charge 25% depreciation which is equal to $750. 2007 के लिए आपने इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है. 4000 आपकी जो है वो क्या है, वैल्यू है 4000, और 4000 में से आपने क्या करना है, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन जो आपकी प्रीवियस डिप्रिसिएशन है उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है. तो प्रीवियस डिप्रिसिएशन अगर आप देखते हैं तो 1750, 2005 का 1000 और 2006 का 750, ये टोटल बनता है 1750. तो 1750 को आपने इससे माइनस करना है. यू विल गेट 2250. फिर इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने 25% को लेना है. ठीक है जी. तो ये आपका बन जाएगा 562.5. इसको राउंड अप करें तो ये 563 अमाउंट बनता है. तो इसी तरह से हमने कैलकुलेट किया कि किस तरह 2005 का डिप्रिसिएशन आपने मालूम करना है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसी तरह से 2006 का, 2007 का. ठीक है जी. तो ये आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर का रिड्यूसिंग मेथड के साथ जो है वो डिप्रिसिएशन मालूम किया गया, और स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि सबसे इजी है लीज का, ये हमने यहाँ पे मालूम किया. ये 8000 है और ये बाकी यहाँ पे मेंशन है. ठीक है जी. Let's move toward the ledger account for lease and then furniture and fixture. ठीक है जी. इसके बाद आपका डिप्रिसिएशन किस तरह चार्ज होगा अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन. ठीक है जी. और फिर अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर. तो इसके बनाने का तरीक़ाकार काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. ठीक है जी. 1 अगस्त 2005 आपका ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ था. तो आप अगर प्रीवियस इसको देखें तो यहाँ पे आपको मेंशन है कि 1 अगस्त 2005 को फर्म ने जो है ये 2 एसेट को परचेज किया था, और यहाँ पे आप एंडिंग टाइम पीरियड आपका ये है. ठीक है जी, 31 अक्टूबर. तो लेजर के ऊपर आते हैं. लीजेस का आपने डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. तो जो बैलेंस आपका है लीज अमाउंट का कितना है, वो 2 लाख है. आप स्लाइड को, वीडियो को जो है वो बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं. ठीक है. तो ये 2 लाख आपका जो है वो क्या होगा, आपका लीज अकाउंट जो है वो डेबिट है. और इसी तरह इसको आप टोटल करें इस साल के लिए तो ये 2 लाख होगा, और इसको भी टोटल करें तो ये 2 लाख. यहाँ पे बैलेंस कितना रह जाएगा. ठीक है जी. यहाँ से बैलेंस आपका जो कम है तो वो कैरी डाउन हो जाएगा 2 लाख रुपीस. ठीक है जी. लेजर बनाने का आसान तरीका है, और इसको टैली करने के लिए, दोनों को बराबर लाने के लिए जो बैलेंस आप कैरी डाउन करते हैं यहाँ से, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस CD, यानी कि कैरी डाउन. और इसकी डेट क्या होगी, ये 31 अक्टूबर 2005 जो कि एंडिंग टाइम पीरियड है आपका फाइनेंशियल ईयर का. इसी तरह से यही बैलेंस नेक्स्ट डे पे आपका नेक्स्ट ईयर के लिए जो क्या क्या हो जाएगा, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसी को हमने नीचे जो है वो ब्रॉड डाउन कर दिया है. ठीक है जी. तो ये 31 अक्टूबर के बाद आपका 1 नवंबर आता है. ठीक है जी, 2005, और ये 2005 ही होगा. ठीक है, नवंबर है क्योंकि साल नहीं चेंज हुआ, सिर्फ महीना चेंज हुआ है, और ये अगला साल कंसिडर किया जाता है इस फर्म के लिए, कोको. ठीक है. तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और लेजर हम बना रहे हैं, तो 2 लाख यहाँ पे भी फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है जी, ब्रॉड डाउन हो जाएगा. इसी तरह से फॉर टाइम
इसको इक्वल करने के लिए ये टोटल 2 लाख, ये भी 2 लाख, इसको इक्वल करने के लिए आप बैलेंस कैरी डाउन करेंगे यहाँ से, वो कितना होगा 2 लाख, जो भी डिफिशिएंसी या डेफिसिट अमाउंट होगा तो उसको आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, तो 2 लाख जो है वो टोटलिंग करने के लिए हमें दरकार होंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पे भी 2 लाख। सिमिलरली आपने थर्ड ईयर के लिए भी इसी तरह से करना है। ये 31 अक्टूबर 2006 किया, कैरी डाउन हो गया, तो नेक्स्ट डे के लिए 1 नवंबर पे ये क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2 लाख रुपीस, ठीक है, या डॉलर जो भी हो। इसी तरह से इन दोनों को टोटल करके आपका जो बैलेंस होगा वो 2 लाख कैरी डाउन हो जाएगा, और ये अक्टूबर 2007 के लिए हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये 2005 का सीडी, ठीक है जी, और ये 2006 का, और ये 2007 का। तो ये आपका एक छोटा सा अकाउंट है जिसको आप लेजर अकाउंट कहते हैं, ठीक है जी, और लीज का लेजर अकाउंट आप इस तरह बनाएंगे। इसी तरह से फर्नीचर एंड फिक्सचर का अगर आप बनाएंगे तो ये भी इसी तरह से होगा, ठीक है जी। 1 अगस्त 2005 को अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर आपने खरीदा है तो वो 4,000 रुपए से आपका डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से, कैश की वजह से, क्योंकि कैश आपसे चला गया है, ठीक है जी। इसी तरह से दोनों को टोटल करें तो 4,000 और 4,000, और इसको बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट सीडी हो जाएगा यानी कि कैरी डाउन हो जाएगा वो भी 4,000 हो जाएगा। नेक्स्ट डे के लिए यही बैलेंस आपका बीडी हो जाएगा यानी कि ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है जी, 1 नवंबर 2005 पे। और दोनों को टोटल करके इसको इक्वल करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो कैरी डाउन करेंगे, 4,000। इसी तरह से ये 2007 के लिए भी जो है वो ये बैलेंस आपका इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। इसको टोटल करें तो ये आपका 4,000, एंड दिस इज द लेजर अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। नाउ डिप्रिसिएशन चार्ज जो अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, इन दोनों एसेट को जब हमने खरीदा तो इसका हमने डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया। तो इसका अकाउंट या लेजर अकाउंट हम किस तरह बनाते हैं, तो 31 अक्टूबर 2005 पे अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में देखें तो आपका अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन, आपका लीज के ऊपर जो डिप्रिसिएशन था वो कितना था, 8,000 रुपए था, ठीक है जी। और अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपका कितना था, 1,000। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस उसमें, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है। तो लीज के ऊपर आपका जो पहले साल का डिप्रिसिएशन था वो कितना था, 8,000। और यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर जो आपका डिप्रिसिएशन पहले साल का था 2005 का वो कितना है, $1,000। तो अब आप आ जाए यहाँ पे, तो वही चीज हमने यहाँ पे उठाई हुई है। डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, तो ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है जी, या ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड पे है, ठीक है जी। तो अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन की वजह से आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है 8,000, और अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी डेबिटेड फॉर रुपीज और डॉलर 1,000, ठीक है जी। इसी तरह से इन दोनों को टोटल करें इस साल, क्योंकि दो आइटम थे, दो एसेट थे जिसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन को चार्ज किया था, तो वो 9,000 है टोटल, ये भी 9,000 है, ठीक है जी। इसी तरह से ये बैलेंस जो आपका होगा, ये दिस विल बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसी तरह से 31 अक्टूबर को जो 2006 को अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन आपका 8,000 और ये 1,000। ये क्यों 1,000 है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो वहां पे ये जो है वो दूसरे साल का 2006 का 750 जो है वो कैलकुलेट किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं तो ये अगर आप देखते हैं तो 750 है यहाँ पे, ठीक है, 2006 के लिए। लेकिन याद रखिए यहाँ पे ये मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है जी। और अगर आप ये डिप्रिसिएशन देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि दिस इज फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आपका हर साल का डिप्रिसिएशन जो है वो क्या होगा, सेम होगा,
ठीक है जी। तो इसलिए मैंने वही 1000 जो है वो डाला हुआ है, क्योंकि ये हम एज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, हम यही एज्यूम करते हैं कि हर साल का डिप्रिसिएशन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसी तरह से 2006 के लिए भी अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड लीज इज 8000, फर्नीचर पे 1000, टोटल करें 9000, ठीक है जी। एंड द बैलेंस इज मेंशन ओवर द इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह से 2007 के लिए भी जो है वो यही अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन ऑन लीज फर्नीचर टोटल करे तो 9000 जो है वो चार्ज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है जी। So this is the depreciation. Now coming toward the accumulated depreciation. सबसे पहले लीज के ऊपर, तो लीज के ऊपर हमारा जो अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन है वो कितना है, 8000 है, ठीक है जी। पहले साल के लिए, पहले साल के लिए जो हमारा डिप्रिसिएशन है वो 8000 है, तो ये आपका सीडी हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन आपका क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। तो जब आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी 8000 रुपए, ठीक है जी, 8000 रुपए, इसका मतलब ये है इसके बैक पे एंट्री इस तरह होगी कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस या चार्ज डेबिट और अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन लीज क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड पे 8000 रुपए आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेंगे कि डिप्रिसिएशन चार्ज की वजह से ये जो है वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये 8000 आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसको टोटल करें तो क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है 8000, ठीक है, टोटल करें और जो बैलेंस आपका आएगा यहाँ पे तो वो कितना आएगा, 8000, ठीक है जी। तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 31 अक्टूबर 2005 के ऊपर। नाउ यही 31 अक्टूबर 2005 का बैलेंस अगर नेक्स्ट ईयर में हम फॉरवर्ड करेंगे तो इसको हम कहेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस, ठीक है। तो ये 1 नवंबर 2005 को ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 8000, और साथ में जो 31 अक्टूबर 2006 को जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितना है, 8000। दोनों को टोटल करें तो 16000 और 16000, जो बैलेंस बच जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 16000, ठीक है जी। इसी तरह से आपका 2007 का भी इसी तरह से आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम किस तरह कर रहे हैं तो इससे पहले अगर आपने वीडियो में देखा हो तो मैंने डिप्रिसिएशन स्केजुअल बनाए थे जिसमें मैंने अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन और इन चीजों को डिस्कस किया हुआ था। उसमें अगर आप देखते हैं तो हमने ये चीजें की हुई थी। बहरहाल इसको अगर आप इसकी जर्नल एंट्री भी पास करें तो ये एक सिंपल लेजर है जिसको आपने इक्वलाइज करना है और इसको जिसकी आपने पोस्टिंग करनी है, और इसकी अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो आपकी डिप्रिसिएशन डेबिट और अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, ठीक है जी। इसी तरह से फर्नीचर एंड फिक्स्ड के ऊपर भी अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन इसी तरह से होगा कि डिप्रिसिएशन जो अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट एंड डिप्रिसिएशन डेबिट, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 1000 रुपए है, ठीक है जी। पहले साल के लिए 1000 है, टोटल करें तो 1000 आ जाएगा और बैलेंस कैरी डाउन आपका 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए यही बैलेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर 2005 को ये आपका ब्रॉड डाउन 1000 बैलेंस आपका प्रीवियस ईयर का आ जाएगा, और साथ में जो सेकेंड ईयर का यानी कि 2006 31 अक्टूबर को जो आपका डिप्रिसिएशन है वो 750 जो है वो अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। किसकी वजह से, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर की वजह से। तो टोटल आपका 1750 आ जाएगा। दोनों को जमा करें, जो बैलेंस होगा आपका उसको हम कैरी डाउन कहेंगे 1750। यही 1750 नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। और साथ में जो थर्ड ईयर यानी कि 2007 का जो डिप्रिसिएशन है, कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन, वो क्रेडिट हो जाएगा 563 के साथ। किसकी वजह से, डिप्रिसिएशन चार्ज की वजह से। दोनों को जमा करें तो 2313 आता है, और बैलेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 2313। ये 563 कहाँ से आया है, ठीक है जी, ये यहाँ से आया हुआ है जो हमने अंडर रिड्यूसिंग मेथड हमने कैलकुलेट किया हुआ था, ये 563, तो ये यहाँ से आया हुआ है, ठीक है जी।
तो ये आपके कुछ लेजर अकाउंट थे, ठीक है जी, जो हमने यहाँ पे सीख लिए, पढ़ लिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेजर अकाउंट प्लीज टेक्स्ट मी, और जो है वो आप मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द चेंजेस इन एस्टिमेटेड लाइफ। कभी कभार इस तरह होता है कि हम इज्यूम करते हैं कि the life or estimated life of the asset will be, for example, 5 years, ये 5 साल होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उस एसेट को यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी लाइफ भी जो है वो बढ़ती है। तो हमारा जो एस्टिमेशन होता है उसमें थोड़ी बहुत जो है वो क्या हो जाती है, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और उसकी फ्यूचर वैल्यू को फिर कैलकुलेट करना या उसको फाइंड आउट करना, ये जो है वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट है। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द लाइफ ऑफ एसेट, देन फॉर फ्यूचर डिप्रिसिएशन द फॉलोइंग फार्मूला और मेथड विल बी यूज। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, और ये फार्मूला बड़ा सिंपल है कि नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज, चेंज के वक्त जो नेट बुक वैल्यू थी आपकी एसेट की, वो उसको आपने लिखना है, माइनस आरवी का मतलब है रिजिजुअल वैल्यू, जो इसकी रिमेनिंग वैल्यू है या रिजिजुअल वैल्यू है, या इसको आप स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, और इसको आप साल्वेज वैल्यू भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। उसको आपने माइनस करना है एंड देन डिवाइड ऑन न्यू एस्टिमेटेड लाइफ और रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है जी। इसके ऊपर एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है इसके ऊपर, तो आप देख लें। एल्फी परचेज अ नॉन करंट एसेट फॉर $1 लाख ऑन जनवरी 1 2002 को एल्फी ने जो है वो $1 लाख का कोई एसेट यानी कि फिक्स एसेट जो है वो खरीदा था, और स्टार्टेड डिप्रिसिएशन ओवर इट फॉर 5 years, और 5 साल के लिए इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया। रिजिजुअल वैल्यू इसकी जो है वो कितनी थी, $10,000 थी। लेकिन एट जनवरी 1 2003 a review of asset lives was undertaken and the remaining useful life was estimated at 8 years. Residual value was estimated as nil, ठीक है जी। लेकिन जब 2003 जनवरी 2003 यानी कि 1 साल बाद इसकी रिव्यू की गई, तो ये मालूम हुआ कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो क्या है, 8 साल है, और इसकी रिजिजुअल वैल्यू जो है वो नल है यानी कि 0 है, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2002, 3 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स अगर कोई और है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी रिमेनिंग या जो डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन बीच में इसकी जो लाइफ है या जो एस्टिमेटेड लाइफ है इसके अंदर चेंजेस आई हुई है। तो इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने याद रखना है कि 1 लाख का जो है वो एसेट खरीदा गया है 2002 में, रिमेनिंग वैल्यू इसकी 10,000 थी, लेकिन 2003 में इसकी रिमेनिंग या रिजिजुअल वैल्यू जो है, सॉरी एस्टिमेटेड लाइफ, वो 8 साल है, ठीक है जी। और 2002 और 3 का आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू या रिजिजुअल वैल्यू डिवाइड करते हैं हम उसको एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर। तो 2002 में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1 लाख जो इसकी कॉस्ट थी, 10,000 जो इसकी रिमेनिंग वैल्यू या रिजिजुअल कबाड़ी जो वैल्यू थी वो, और तकसीम करते हैं इसको एस्टिमेटेड लाइफ जो कि 5 थी। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, you will get the amount which is $18,000, which means that 18,000 is the depreciation for the first year, which is 2002. Now for 2003 and subsequent year, what will be the procedure? You have to remember that the value of
or the estimated life of the asset has been changed in 2003 review. तो अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या थी। तो नेट बुक वैल्यू एट जनवरी 1 2003 में इसकी वैल्यू कितनी थी? $1,00,000। और इसकी जो डिप्रिसिएशन इसमें आई थी वो कितनी थी? 18,000, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2002 में इसकी जो डिप्रिसिएशन थी वो 18,000 थी। और यहाँ पे सबसे पहले क्यों, चूंकि फार्मूले में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज, चेंज के वक्त इसकी रिमेनिंग या नेट बुक वैल्यू क्या थी। तो नेट बुक वैल्यू जाहिर सी बात है अगर हम 2003 में है तो 2002 का इफेक्ट तो इससे निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको निकालना है तो 1,00,000 की जो वैल्यू है उसमें से ऑलरेडी 1 साल ये इस्तेमाल हुआ है, और 1 साल जब ये इस्तेमाल हुआ है तो उसकी वैल्यू $18,000 से कम हुई है। तो उसको आप कम करें और इसकी नेट बुक आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगी। तो 82,000 इज द करंट और द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड 2003। 2003 में इसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो अब कितनी रह चुकी है? $82,000। अब आप फार्मूले में आप इसको पुट करें, यानी कि फार्मूला क्या है? नेट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज जो हमने निकाल लिया, जो कि क्या है? 82,000 है, और माइनस रिजिजुअल वैल्यू। तो रिजिजुअल वैल्यू हमारे पास बिल्कुल नल है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि रिजिजुअल वैल्यू और रिजिजुअल वैल्यू वाज एस्टिमेटेड एज नल, यानी कि 0 है। ठीक है जी, तो हम भी 0 लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे फार्मूला जो नेट डिप्रिसिएशन का होगा वो आपका होगा नेट बुक वैल्यू, ठीक है जी, माइनस एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है तो वो हमारी नल है, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ या न्यू एस्टिमेटेड लाइफ। तो न्यू जो हमने एस्टिमेट किया था और रिव्यू किया था तो वो हमारा 8 साल था। तो 82,000 को अगर आप 8 के ऊपर डिवाइड करते हैं यू गेट 10,250, which means that depreciation for each year ऑनवर्ड और 2003 और 2003 के बाद जो आपका डिप्रिसिएशन है वो कितना होगा? हर साल का 10,250 होगा। ठीक है जी। सो दिस इज द होल प्रोसेस बिहाइंड द मतलब जो आपका चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ या ड्यूरेशन था। तो ये आपका ये प्रोसेस है कि अगर तो इसमें कोई चेंज आता है तो जस्ट आपने करना क्या है कि इस फार्मूले को आपने याद रखना है। तो बाकी जो भी प्रोसेस होगा बस ये फार्मूला आपने इसमें फिट करना है। ठीक है जी। नाउ कमिंग टुवर्ड द डिस्पोजल। व्हाट इज द डिस्पोजल? डिस्पोजल अकाउंट में हम जो है वो किसी भी एसेट को हम जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। उसके ऊपर हम गेन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जो है वो क्या कर सकते हैं? लॉस भी कर सकते हैं। यानी कि वी कैन गेन प्रॉफिट ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, और इसी तरह से हम उसके ऊपर लॉस भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे चंद एंट्रीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि इनकी एंट्रीज या अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो किस तरह की जाती है। सो फॉर द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आपने डेबिट करना होगा डिस्पोजल अकाउंट को, और क्रेडिट करना होगा आपने एसेट को। जो भी आपका एसेट होगा उसको आपने उसके नाम के साथ क्रेडिट करना है। इसी तरह से फॉर अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन के लिए आपने क्या करना है? अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आप डिस्पोजल अकाउंट में। ये बात हो रही है आपकी डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट की। ठीक है जी। इसी तरह से फॉर सेल्स वैल्यू ऑफ एसेट यू हैव टू डेबिट द कैश अकाउंट एंड क्रेडिट द डिस्पोजल अकाउंट। सिमिलरली when you got loss on disposal, तो loss आपका जो है वो expense है, और expense will always be debited, so loss on disposal will be debited and credit disposal account. इसी तरह से प्रॉफिट जो रेवेन्यू आपकी होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो डेबिट करेंगे आप डिस्पोजल अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे आप प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल अकाउंट को। ठीक है जी। तो डिस्पोजल अकाउंट में हमेशा डिस्पोजल अकाउंट या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और साथ में आपने जो है
वो अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करे, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को, वैल्यू, सेल्स वैल्यू को, ठीक है जी, लॉस और प्रॉफिट को। किस तरह आप प्रॉफिट और लॉस को मालूम करेंगे डिस्पोजल के ऊपर? तो सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एसेट है, ठीक है जी, एक एसेट की वैल्यू है आपकी फॉर एग्जांपल 100, ठीक है जी, और लेस बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू जो है वो 90 है, लेकिन आपने उसको सेल किया हुआ है कितने पे? 90 पे। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 10 का। तो ये आपका क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपने इस डिस्पोजल के ऊपर आपने प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। इसी तरह से अगर ये इसको हम रिवर्स करें, यानी कि सेल हमने किया हुआ है $80 पे, ठीक है, और इसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो कितनी थी? वो 100 थी। तो हमें लॉस कितना आएगा? हमें लॉस जो है वो 20 का आएगा, ठीक है जी, माइनस में ये आ जाएगा, ठीक है, या इसको ब्रैकेट में आप बंद करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉस आपका हो जाएगा। तो बुक वैल्यू से आपने, बुक वैल्यू किस तरह मालूम होती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो ये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर अब प्रॉफिट का पता कैसे लगेगा और लॉस का कैसे लगेगा? यानी कि जो पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, if the cash received on disposal of asset is greater than the net book value, it is considered as the profit of the company. Similarly, if the cash received is less than the net book value of the asset, it means that you got loss, handsome loss. ठीक है जी? Thank you so much. If you have any question, let me know. I will try my best to answer it. Thank you so much.